एवं छात्राओं नमस्कार। मैं हूं आपका डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वह है वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र इस नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है। जैसे ही आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो वहां पर इस चैप्टर को इस नाम से आप पढ़ेंगे, यानी कि वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर में इसी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो वैद्युत धारा है वह इस चैप्टर में आपके लिए पढ़ने को मिलेगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होती है, विद्युत विभव क्या होता है, बहुत ही सरल तरीके से वे आसान तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत ही ना रहे, बल्कि आप एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको साथ ही एक अच्छे तरीके से नए विजन के साथ आपको याद हो जाएगा। क्लास को आप देखने के बाद आप खुद समझ सकेंगे कि किस तरीके से हम इसको पढ़ते ही समझ सकते हैं और लगभग हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत ही सरल पॉइंट हैं और इन पर बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आगे बात करेंगे विभवांतर के बारे में, विद्युत प्रतिरोध के बारे में, ओम का नियम क्या होता है और किस तरीके से इस पर प्रश्न बनते हैं, वह सारी बातें हम जानेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन यानी किस तरीके से किसी भी प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं, चाहे वह श्रेणी क्रम में हो या फिर वह किसी भी समांतर क्रम में हो। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस टॉपिक को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके के साथ डिस्कस करने वाले हैं और यह फिजिक्स की क्लास है। यदि कोई भी चैप्टर आपके लिए फिजिक्स में पढ़ने के लिए आप रह गया है, आपका जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर का नाम लिखें और आपके लिए वीडियो मिलेगी। दोस्तों हम बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक पॉइंटों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक पॉइंटों को पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं और आते भी हैं। यह बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इजी ही प्रश्न इससे आते हैं, यानी कि इसमें से जितने भी प्रश्न बनते हैं वह सरल ही प्रश्न आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इससे बनने वाले प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसके आज के इस टॉपिक में हम विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ओम का नियम किस तरीके से लिखा जाएगा, किस तरीके से इस पर प्रश्न बन सकते हैं, वह सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि प्रतिरोधों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, यह भी सारी चीज़ें इसी टॉपिक में देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से इस पर हमें लिखना होता है और किस तरीके से यह जो टॉपिक है इस पर प्रश्न बनते हैं। तो सारी क्लास को बहुत अच्छे तरीके के साथ देखेंगे आप और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे यदि आपको कोई भी पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इस क्लास में आज हम इन्हीं सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके के साथ क्लियर करने वाले हैं, यानी कि इन्हीं टॉपिक को बहुत अच्छे विजन के साथ हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इससे जितने भी लगभग प्रश्न बनेंगे आप उनको अधिक से अधिक सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वैद्युत धारा। इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वैद्युत आवेश से शुरू करते हैं हम। भले ही आप विद्युत आवेश ना पढ़ करके विद्युत धारा ही पढ़ें, लेकिन विद्युत धारा को समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना होगा, क्योंकि यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके माध्यम से आप विद्युत धारा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे तरीके के साथ याद कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वैद्युत आवेश क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसका ऐसा गुण, कौन सा गुण, वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत या कहें तो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, उसी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। यह परिभाषा दोस्तों आप किसी भी तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बल्कि उसका जो सेंस है एक ही होना चाहिए, यानी कि सेंस जो है समान होना चाहिए। आपका जो सारांश निकलता है वही एक पॉइंट में होना चाहिए। यहाँ पर देखा आपने कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कोई भी पदार्थ जो है चाहे तो उसमें हमें विद्युत प्रभाव दिखने को मिले या फिर उसमें चुंबकीय प्रभाव हमें दिखाई दे, तो वही क्या होता है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी कहते हैं कि यह जो पदार्थ है आवेशित है, इसमें आवेश की मात्रा है।
इसमें किसकी मात्रा है? आवेश की मात्रा है। तो आपके लिए थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि आवेश एक अदिश राशि होती है। इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से साथ याद रखेंगे, क्योंकि इस पर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सारे छात्र जो हैं इसको ही परिभाषा को याद कर लेते हैं, लेकिन इस छोटे से टॉपिक को, इस छोटे से फैक्ट है, इस छोटी सी लाइन को भूल जाते हैं। वह इसको याद रखते नहीं हैं, इसको समझने की कोशिश नहीं करते। सो दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। यह क्या होता है? यह एक अदिश राशि होती है, यानी वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। तो आप कहेंगे कि सर वैद्युत आवेश को तो Q से लिखा जाता है। जी बिल्कुल सही है, इसको हम Q से ही लिखते हैं, जिसकी वैल्यू यदि हमें ज्ञात करनी हो तो कैसे निकालते हैं? Q = NE। जहाँ पर आप पाएंगे कि E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 C, यानी कि कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसकी मात्रा होती है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की। ई क्या है? जितने आवेश होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या होती है। जैसे कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 गुना करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 3 गुना कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका मात्रा कूलाम, यानी जिसको हम कैपिटल C से लिखते हैं, कूलाम होता है। अब हम कूलाम के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। क्या है एक कूलाम आवेश? होता क्या है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी साथ ही तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इस पर प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। क्या है? एक कूलाम आवेश जो है, एक कूलाम आवेश उस वैद्युत आवेश के तुल्य है जो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। यानी कि जो एक कूलाम आवेश होगा उसकी वैल्यू जो है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होगी। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में जितना आवेश होगा उतने ही को हम कहेंगे एक कूलाम आवेश। इस तरीके से आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है, जितने भी मैटर होते हैं परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं तथा न्यूट्रॉन्स होते हैं। और प्रत्येक पदार्थ का यह गुण होता है कि वह परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। इस पॉइंट को आप जानते ही होंगे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक विशेष पॉइंट लिखा गया है जिसको आपको जानकारी के लिए लिखा गया है। इसमें क्या बताया है कि जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या फिर वृद्धि होती है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाए या फिर उसमें कमी हो जाती है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। यही भाषा हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए पढ़ाई थी। क्या था इसमें? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहता है। यह कहता है कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है किसके कारण? जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है। आवेशित कब होती है? या तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या फिर उसमें वृद्धि हो, या उस पदार्थ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वह आवेशित हो जाएगी, या फिर वह जो पदार्थ है यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वह भी आवेशित हो जाएगी। तो कैसी आवेशित होती है इसको भी मैंने आपके लिए बताने की कोशिश की थी। तो थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि माना कि कोई वस्तु है, जैसे कि सोडियम ले लेते हैं, धातु लेते हैं। यह एक धातु होती है। यदि सोडियम से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उतना ही इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी सोडियम लिया है और माइनस इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? Na+ आयन। ये जो होता है प्लस जो लिखा है यहाँ पर, इसको धनायन बोलते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं Na+ आयन। जैसे ही सोडियम जो होता है Na, उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो हमें प्राप्त होता है Na+ आयन, यानी कि सोडियम धनायन। यानी ये धनायन क्यों आया? क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जैसे ही किसी भी पदार्थ से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश ही बढ़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 धनायन आएंगे,
3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 धन आयन आएंगे। या फिर कहें तो जैसे कि एक क्लोरीन परमाणु है, इस पर हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है और इसने वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। यदि इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दें हम तो यह Cl- आयन में बदल जाता है। यानी इस पर ऋण आयन क्यों आया? जब भी कोई पदार्थ होता है या फिर कोई तत्व होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन या फिर ऋणावेशित आयन उत्पन्न हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो एक माइनस का आयन हमने लिखा है। इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ याद रखेंगे। चलिए प्रिय छात्रों, अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम विद्युत धारा को समझें। आपने समझा, अभी आप पढ़ चुके हैं, आपने अभी विद्युत धारा के बारे में समझा था। यानी कि अभी हम पढ़ चुके हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, वही विद्युत आवेश कहलाता है, जिसको हम Q से लिखते हैं। और Q की जो वैल्यू होती है वह होती है Q = Ne। यहाँ पर आप इसको पॉइंट को याद रखेंगे। Q यानी कि आवेश जो होता है एक अदिश राशि होता है। इस पर आप बहुत अच्छे तरीके के साथ काम करेंगे और अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। अब हम दोस्तों विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। विद्युत धारा क्या होती है अच्छे तरीके के साथ हम समझेंगे। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। आपको तो बहुत सरल लगा होगा कि यह सर आपने क्या कह दिया, समझ में तो आया नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यह कोई बड़ी लाइन भी नहीं है, ना कोई बड़ा सा पॉइंट है, बहुत ही इजी पॉइंट है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल एक ही सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? इसमें लिखा है किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, चालक का मतलब कोई भी तार हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है जिससे धारा का प्रवाह हो सकता है, उसमें क्या है? आवेश के प्रवाह की दर, यानी कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित होता है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। इस चैप्टर को दोस्तों हमने आपके लिए जो बोर्ड पर क्लास चल रही थी उसमें भी आपके लिए इसी चैप्टर को मैंने आपको पढ़ाया है। इस क्लास के भी आप देखेंगे और इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्या होता है? यहाँ पर लिखा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी यहाँ पर लिखा है Q कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है, इसी को तो हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल I से। और I की वैल्यू कितनी होगी? I = Q/T। यह एक अदिश राशि होती है। अभी आपने पढ़ा था Q कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसी कारण उसको अदिश कहा जाता है, यानी स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब विद्युत धारा भी कैसी है? एक अदिश राशि है, लेकिन यह एक अपवाद के तौर पर है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यह क्या है? एक अपवाद है। अब हम विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो क्या कहते हैं? कूलाम। यानी Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक T का मात्रक क्या होता है? सेकंड। यानी Q का मात्रक हो गया कूलाम और T का मात्रक यानी समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। विद्युत धारा के बारे में चूंकि दोस्तों एम्पियर ने ही हमें बताया था, इसी कारण इसका जो मात्रक है एम्पियर ही रखा गया है। एम्पियर के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ा सा अभी आपके लिए समझाऊंगा, लेकिन इसको याद रखेंगे कि एम्पियर क्या होता है। एम्पियर इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो अनुपात है, उसी को हम एम्पियर कहते हैं। कहीं कहीं आपको इस मात्रक को ना लिख करके कूलम प्रति सेकंड ही यूज करना होता है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के मापन हेतु अमीटर, जिसको हम कैपिटल A से लिखते हैं, का प्रयोग सदैव श्रेणी क्रम में किया जाता है। दोस्तों आपने यदि कोई भी स्टार्टर देखे हों तो उसमें लिखा होगा कैपिटल A और बॉक्स में बड़ा सा डिब्बा होगा जिसमें कैपिटल A लिखा होगा और एमीटर लिखा होता है। वह क्या होता है? विद्युत धारा का मापन करता है, यानी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मापन कैसे किया जाता है? एमीटर के द्वारा किया जाता है, जिसको हम कैपिटल A से लिखते हैं। तो A जो लिखी होती है वह एमीटर यानी विद्युत धारा का मापक ही होता है। दोस्तों आप देख चुके हैं
कि विद्युत धारा का जो मापन होता है एमीटर के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग एमीटर से हम विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं। एमीटर क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। इसी कारण हम इसको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम, इसका प्रयोग जो है दोस्तों, इसका जो प्रयोग है श्रेणी क्रम में ही प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जो विद्युत धारा का मापक होता है एमीटर, उसका प्रयोग किस क्रम में किया जाता है। तो श्रेणी क्रम में किसका प्रयोग होता है? एमीटर का प्रयोग। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की जो बारे में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे आपके, इसका मात्रक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। तो इसी कारण हम एम्पियर क्या होता है, कूलम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट यानी कि विद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, ये विद्युत जो लिखा है इसको हम वैद्युत पढ़ें या फिर विद्युत पढ़ें, एक ही बात होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्युत विभव के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही सरल होता है, इसकी परिभाषा भी बहुत ही सरल है। क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यदि आपकी एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिव्यू करेंगे और अच्छी तरीके से दोबारा से सुनेंगे। क्या कहा है? जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पर किसी भी एक आवेश को अनंत से ले जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे? अनंत से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। अनंत से उठा करके किसी अन्य कहीं पर भी ले जाएं, किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर वही तो परिभाषा लिखी गई है। क्या लिखा है कि एकांक आवेश को अनंत से, कोई भी आवेश हो सकता है, उसको हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तो होना ही चाहिए, किसी एक बिंदु तक, कोई भी पॉइंट हो जहाँ तक हमें यह आवेश ले जाना है, कहाँ से? अनंत से ले जाने में किया गया कार्य, यानी जितना कार्य करना होता है उसी कार्य की माप जो होती है, यानी जितना कार्य होगा उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं, जिसको हम कैपिटल W बट्टे Q से प्राप्त करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? कैपिटल W अपॉन Q, यानी कि जो कार्य होता है और कूलाम होता है उसी का रेशियो से प्राप्त करते हैं, जिसको हम किससे शो करेंगे? कैपिटल V से। कैपिटल V की वैल्यू क्या है? हमने अभी पढ़ा है कि एकांक आवेश को जो अनंत से किसी एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जितना कार्य होगा उसको ऊपर रखेंगे और कितना आवेश है उसी आवेश को नीचे रखेंगे। इन दोनों का रेशियो से ही हमें प्राप्त होता है वैद्युत विभव। जूल प्रति कूलाम, कार्य का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक यानी कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट यानी कैपिटल B भी लिख सकते हैं। कैपिटल B क्या होता है? विभव होता है। और वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है, जो कि जूल प्रति कूलाम का संयुक्त रूप है। क्या है? संयुक्त रूप है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस पर प्रश्न कैसे बनता है, उसको समझिएगा। इससे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है? 64 जूल है, यानी कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 64 जूल दिया गया है। तो उस बिंदु पर कार्यरत विभव क्या है, यानी उस बिंदु पर जो विभव होता है वह क्या होता है? विभव क्या पढ़ा था आपने? अभी आप पढ़ चुके हैं कि एकांक आवेश को, आवेश कितना भी हो उसको अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र तो होना ही चाहिए, एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही होता है उस बिंदु का विभव। तो उसी की वैल्यू पूछ रहा है ये। यह क्या पूछता है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात की है इसने, तो आवेश कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 64 जूल है। तो उस बिंदु पर कार्यरत V यानी कि विद्युत विभव क्या है? तो हमें दिया गया है N इजकल टू कितना है? 1 और W इजकल टू, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1,
और W कितना दिया है हमें 64 जूल। तो Q इक्वल टू आवेश की मात्रा कैसे निकालते हैं हम, Q इक्वल टू NE, तो 1 से गुणा करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, जो कि कूलाम यानी एक आवेश की मात्रा हमें प्राप्त हो गई है। तो हमें पता है कि V इक्वल टू होता है कैपिटल W अपॉन स्मॉल q। तो 64 इसकी वैल्यू दी गई थी और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यह हमने वैल्यू जो है यहाँ से पुट कर दी है। जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको हटा करके यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे ऊपर, और इससे यह 4 बार कट जाएगा और एक 0 तो ऑलरेडी हो जाएगा ऊपर, और 9 0 यहाँ से जाएंगे तो पूरे 20 0 हो जाएंगे, यानी 4 इंटू 10⁻20 इतनी पावर में आ जाएगा। अब हम इसको क्या कहेंगे, जूल प्रति कूलाम कहें या फिर इसको वोल्ट कहें, एक ही बात है, किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं विभवांतर के बारे में। दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि विभव क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं विभवांतर। इसकी जो परिभाषा है इसी में छुपी हुई है। इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो विभवों के बीच का अंतर देखना है, उसी को तो कहेंगे विभवांतर। दोस्तों इस क्लास को हमने बोर्ड पर भी आपके लिए पढ़ा दिया है, उस क्लास को जरूर देखें, और यदि आपने उस क्लास को देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि आप इस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानते हैं, यदि आपको ऑलरेडी याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस भी चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखिएगा, आपके लिए उस पर क्लास जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, धारावाही का मतलब है जिसमें विद्युत धारा बह सके, किसी विद्युत धारावाही परिपथ में, किसी परिपथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, रास्ता जहाँ से कोई गुजरता है उसी को तो रास्ता कहते हैं। परिपथ, परिपथ में किसी एकांक आवेश को, कोई भी आवेश हो सकता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कोई दो पॉइंट होंगे, इस बिंदु से यहाँ तक ले जाएं या इस बिंदु से यहाँ तक ले जाएं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ पर हमने अभी विभव की जो परिभाषा पढ़ी थी, वहाँ पर विभव की परिभाषा पढ़ी थी अनंत से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने पर। क्या पढ़ा था, अनंत से कोई भी एक बिंदु हो सकता है, वहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव होता है। जबकि बात करें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, जिसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा V से लिखते हैं। इसकी वैल्यू वही होगी जो पहले थी, W/Q। तो इसको मापने हेतु दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग सदैव समांतर क्रम में किया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वोल्ट मीटर होता है, विद्युत धारा का मापक क्या था, अमीटर, जिसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, जबकि विभवांतर होता है वोल्ट मीटर। इसका जो मापक होता है विभवांतर का, वोल्ट मीटर से हम इसको नापते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, इसी मीटर से हम वोल्टेज को नापते हैं। इसको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको पता है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। इसका मात्रक इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो के नाम पर रखा गया है। दोस्तों इस नाम में आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ लिखता है हिंदी में और कहीं कहीं कुछ लिखता है इंग्लिश में। आपके लिए सेम मिलेगा, मीनिंग आपके लिए सेम मिलेगी, लेकिन हिंदी में यदि आपको लिए लिखने के मिलता है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। तो इनके नाम पर इसका, जो इटली के वैज्ञानिक थे अलेसांद्रो, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। विद्युत विभव का जो मात्रक है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है, वोल्ट है, उसी को हम कहते हैं क्या होता है, वोल्ट। यह जो विद्युत विभव है इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से इस पर प्रश्न परीक्षा में आते हैं और कैसे आप सॉल्व करेंगे। सरल तरीके से समझते हैं। क्या है, 5 कूलाम आवेश वाले, कितना आवेश है, 5 कूलाम आवेश वाले एक विद्युत आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, 5 कूलाम का आवेश है,
किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 25 जूल है, यानी 5 कूलम का आवेश है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, जिसमें हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, 25 जूल कार्य। यदि पहले बिंदु का विभव कितना है, 10 वोल्ट हो, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। दोस्तों क्लास कुछ बड़ी नहीं होगी ज़्यादा, इसी क्लास में हम अधिक से अधिक पॉइंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी कारण मैं आपके लिए पहले से ही ऑलरेडी इसको लिख लेता हूं, ताकि आपके लिए वीडियो बड़ा ना हो और अच्छे से समझने में भी सहायता मिले, आपके लिए अच्छी तरीके से आपको समझने भी आएगा, अच्छी तरीके से आपको समझने में इसकी पूरी सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं, इसने कहा है कि 5 कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ा है, 25 जूल। तो हमें पूछता है यह है कि एक बिंदु पर आवेश दिया है V1 दे रखा है, 10 वोल्ट दिया है, कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो इसने पूछा है V2 कितना है, दूसरे बिंदु पर विभव क्या है। इसने पूछा है कि V2 की वैल्यू क्या है, यानी पहले बिंदु पर आवेश ने दिया है तो दूसरे पर पूछा है। हमने पढ़ा है कि डेल्टा V जो होता है, क्या होता है, डेल्टा V जो होता है कैपिटल W अपॉन स्मॉल q होता है। डेल्टा V क्या होता है, दो विभवों का अंतर, यानी V2 माइनस V1 इजकल टू W अपॉन Q। तो V2 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें V1 की वैल्यू उसने दी है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट हमने पुट कर दिया है। और कैपिटल W की वैल्यू कितनी दी थी उसने, 25, और स्मॉल q जो है उसकी वैल्यू है 5। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया है, जैसे इससे कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 10 है, इधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना V2 कितना प्राप्त होगा हमें, 15 वोल्ट, यानी कि जूल प्रति कूलम हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से इस बार प्रश्न आते हैं। आप प्रश्नों को सॉल्व करें और आप अच्छे तरीके से सॉल्व करें। यदि कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि विद्युत परपथ क्या होते हैं। विद्युत परपथ के बारे में समझते हैं और जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसके बारे में समझते हैं। विद्युत परपथ के बारे में क्या है, इसने दिया है विद्युत परपथ आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं उसको समझते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। क्या है इसमें, कोई भी जो चालक होता है उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक का मतलब क्या होता है, जिससे धारा बह सके। जब भी कोई विद्युत धारा किसी चालक से बहती है तो उसका कोई एक गुण होता है जो उसका विरोध करता है। उसी विरोध करने वाले गुण को ही हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। यानी उसकी जो चालक होता है, विद्युत धारा के बीच में जो रुकावट आती है, जो रुकावट करने का गुण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, यानी दोनों के बीच का जो विभव कितना दिया है, विभवांतर V वोल्ट दिया है, तथा धारा I हो, तो क्या होता है, R इजकल टू V अपॉन I। यह निश्चित होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकलती है दोनों के रेशियो से ही निकलती है। यानी वोल्ट प्रति जो वोल्ट होता है उसके वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो विभव होता है और धारा होती है उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं, कूलम। यह एक अदिश राशि है। अब आप बात करेंगे कि यह जो रेजिस्टेंस है कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसकी तो कोई दिशा नहीं होती, इसी कारण यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब मैं आपके लिए बताता हूँ थोड़ा सा, चालक में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, अचालक में कौन कौन से आते हैं, और अर्धचालक यानी कि दोनों के जो गुण होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। चालक क्या होते हैं, अधिकांश धातुएं चालक होती हैं। अम्लीय जो जल होता है वह भी विद्युत का चालक होता है। लवण भी विद्युत के चालक होते हैं। अचालक क्या होते हैं, जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, अचालक कहलाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, कांच, रबर और आदि। अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें चालक और अचालक यानी जो अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर और कंडक्टर दोनों के ही गुण को मिला करके दोनों को ही गुण पाए जाते हैं, इसी कारण इसको कहा जाता है अर्धचालक। जैसे कि सिलिकॉन है,
जिसको हम SI से लिखते हैं। जर्मेनियम है GE से लिखते हैं। सो दोस्तों, आप विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके के साथ। R जो होती है कैपिटल V/I, यानी कि विभव बट्टे विद्युत धारा की जो मात्रा होती है या इनका जो अनुपात होता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको दोस्तों पता होगा कि जो विद्युत विभव होता है और विद्युत धारा होती है, इन दोनों के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो रेजिस्टेंस होता है इसका जो इस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। वे कारक जिनसे प्रतिरोध प्रभावित होता है, यानी प्रतिरोध क्या होता है, जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है और उसमें से धारा प्रवाहित होने का जो विरोध करता है उसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जो विद्युत चालक होता है उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, कब उसका विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होता है, यानी विद्युत धारा कब सबसे अधिक बहेगी, कब सबसे कम प्रवाहित होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, लंबाई का प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में समझते हैं। यदि लंबाई किसी चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए और जो चालक तार है समान मोटाई का रहे तो उसका जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है, L, यानी कि लेंथ को लिखा है हमने इसके समान रेशियो में। जो रेजिस्टेंस होता है उसका और जो उसकी लंबाई होती है उस चालक तार की, उसमें सीधा संबंध होता है। यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, यानी कि यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उसमें विद्युत धारा जो है बहुत ही कम प्रवाहित होगी। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल, यानी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि यह एक पेन है, आप देख पा रहे हैं, इसका यह जो ऊपर का सिरा है यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। यह वाला सिरा, ये वाला जो सिरा है, इसको इस सिरे को, यानी ये जो साइड दिख पा रहे हैं आप, यह जो है इतना जो दिख पा रहा है आपके लिए, यह जो क्या है, ये सारा ऊपर वाला क्षेत्रफल जो है यही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध है कम हो जाएगा। यानी जितना भी चालक तार मोटा होगा उसमें विद्युत धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर आप संबंध देख पा रहे हैं कि प्रतिरोध और ए यानी कि एरिया का जो संबंध है उल्टा है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो एरिया है उनका संबंध कैसा है, उल्टा है। यदि हम ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी, यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, और क्षेत्रफल अधिक होने से ही तार मोटा होता है। तो जैसे ही जितना भी तार मोटा होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा, यानी कि धारा उतनी ही सरलता से प्रवाहित होगी। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, अलग अलग जो धातु होती हैं उनके लिए प्रतिरोध की जो मात्रा होती है वह अलग अलग ही होती है। आर का जो टेम्परेचर पर प्रभाव, जो टेम्परेचर होता है उस पर ताप का प्रभाव क्या होता है, जो विद्युत प्रतिरोध होता है उस पर ताप का प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी चालक तार का ताप बढ़ाने से, कोई भी चालक तार हो, यदि वह गर्म हो जाता है या उसको हम हीटिंग कर रहे हैं तो उस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। कहाँ से पता चलता है, इसी से पता चलता है, क्योंकि आर समानुपात या प्रोपोर्शनल टू टी, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आर भी हमारा बढ़ जाता है, उसमें धारा प्रवाहित बहुत ही कम होती है।